नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। संस्कार अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कम से कम 2000 क्वेश्चनों की श्रृंखला। कम से कम 2000 पशुपालन के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो के साथ और इस प्रश्न या इस क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है जिनके आंसर साथ ही लिखे गए हैं। ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है सारे, जिससे समय भी बचत हो जाएगा और आंसर भी साथ ही लिखा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बस्सी जयपुर में, बस्सी जयपुर में, जहां जर्सी गाय का भी प्रजनन केंद्र है। पहली जो स्लाइड है, इस पहली स्लाइड में अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रजनन केंद्रों के। तो गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बस्सी जयपुर में स्थित है। दूसरा देखिए, भैंस नस्ल सुधार व प्रजनन केंद्र, भैंस नस्ल सुधार व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है, वल्लभनगर उदयपुर में। नेक्स्ट है राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में, और जगह का नाम भी याद करो तो जामडोली जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र। अब पशु प्रजनन केंद्र मेवाती गाय लगभग सबसे ज्यादा पाई जाती है अलवर में, और अलवर में इसका प्रजनन केंद्र है। तो मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र है अलवर में। मैं यहां एक और बता दूं, यहीं अलवर में सुकर प्रजनन फार्म भी है। सुअर प्रजनन फार्म भी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर भी होगा अलवर, कि सुअर प्रजनन फार्म राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर जिले में स्थित है। हाँ जी, और ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ये पुराने जिलों के आधार पर है। जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों के बेस पर ये आधारित है। फिर आगे बात करें, जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो बस्सी जयपुर में स्थित है, बस्सी जयपुर में। थारपारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? लिखवाए हुए हैं आपको ये कुम्हेर, जब नस्लें पड़ी हुई थी उसमें लिखे थे कुम्हेर भरतपुर में स्थित है। मैं आगे बात करूं, राठी गाय का पशु प्रजनन फार्म कहाँ है? पशु प्रजनन केंद्र राठी गाय का नोहर हनुमानगढ़, और नोहर हनुमानगढ़ में एक पशु मेला भी लगता है, पशु मेला। फिर आगे बात करें गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र, तो ये झालावाड़ के कौन से स्थान पर है? तो डग झालावाड़ में है, डग झालावाड़। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो आनंद गुजरात में स्थित है, जिसकी स्थापना थी 1965 में। 1965 में इसको स्थापित किया गया था। और इसके यदि और मुख्यालय देखें तो 5 मुख्यालय, और वैसे प्रमुख मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आनंद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगली स्लाइड की ओर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में, और स्थापना करनाल वाली लिखी गई है यहाँ पर 1955, जबकि इसको स्थापित किया था 1923 में। और कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलोर में।
प्रथम स्थापना इसकी बेंगलोर में है, कर्नाटका। बेंगलोर कर्नाटक में इसकी पहली स्थापना हुई थी और दोबारा इसको स्थापित किया गया था करनाल हरियाणा में 1955 में। आगे बात करें, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, नाम सुना होगा अमूल, AMUL, अमूल, पीता है इंडिया। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसके संस्थापक का नाम पूछा गया है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जगह का नाम भी याद रखना है, आनंद में है, आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में। अच्छा, डेयरी से संबंधित ज्यादातर इंस्टीट्यूट है भी गुजरात में, आनंद में। देखो, एक तो IDC है, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन कहाँ है, तो गुजरात में है, आनंद में। NDDB कहाँ है, तो गुजरात में है, आनंद में। अमूल कहाँ पर है, तो ये भी आनंद गुजरात में है। इसके संस्थापक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो श्वेत क्रांति के जनक भी थे। श्वेत क्रांति के जनक भी कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन यही है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन को ही मिला था 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार किस किस को मिला हुआ है, तो भारतीय की बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है और डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे बात करते इंस्टीट्यूट है, कुछ इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं। IVRI, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटेनरी रिसर्च। देखो, वेटेनरी बोलते पशु चिकित्सा को, पशु चिकित्सा। इंडियन यानी भारतीय, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये इज्जत नगर में है, बरेली में, इज्जत नगर बरेली यूपी, इज्जत नगर बरेली यूपी। और इसकी स्थापना कब की बताई गई है, 1889, 1889 में इसको स्थापित किया गया था। और ये ICR के अंतर्गत आने वाला एक डीम्ड इंस्टीट्यूट है, डीम्ड विश्वविद्यालय है। अगला है CGRI, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CRIG, CRIG, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल गोट यानी केंद्रीय बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फराह, मथुरा यूपी, मखदूम, फराह, मथुरा यूपी। अगला है कसवरी, CSWRI, सेंट्रल सीप एंड वूल, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीप एंड वूल, वूल बोलते हैं ऊन को, सीप यानी भेड़, सेंट्रल यानी केंद्रीय, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर मालपुरा टोंक, अविकानगर मालपुरा टोंक, जिसकी स्थापना भी याद रखना 1962। कसवरी को कब स्थापित किया गया था, तो 1962 में स्थापित किया गया था। अगला इंस्टीट्यूट है CARI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एवियन बोलते हैं पक्षी को, एवियन यानी पक्षी, सेंट्रल यानी केंद्रीय, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर बरेली यूपी में है और इसकी स्थापना है 1979 में, 1979। अगला है CRIB, CRIB या CBRI, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बफेलो, यानी भैंस का केंद्रीय अनुसंधान कहाँ है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ स्थित है, तो हिसार हरियाणा में स्थित है, हिसार हरियाणा में। चलिए अगली स्लाइड, अगले क्वेश्चन की ओर। ये मुर्गी पालन से संबंधित क्वेश्चन है।
राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र, राजकीय अपने राजस्थान का पूछा जा रहा है, तो राजस्थान में मुर्गी पालन सबसे ज्यादा होता है अजमेर में, इसीलिए अजमेर को कहा जाता है अंडों की टोकरी। भारत में अंडों की टोकरी पुराना आंकड़ा है आंध्र प्रदेश का, अब विभाजन हो गया तो अब सबसे ज्यादा मुर्गी पालन कहाँ है, तो या तो तमिलनाडु या फिर तेलंगाना, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। हमारे देश में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 65 से 70%। 65 से 70% जो जनसंख्या है वो है कृषि पर निर्भर। विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, और हाल ही में एक डाटा आया था, लेकिन वो देखो फैक्ट है भी नहीं, कि राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान बताया गया था, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान बताया गया, लेकिन अभी भी प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य बताते हैं, तो यूपी। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य यूपी, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भारत। आगे देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भेड़ का प्रमुख स्थान है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भेड़ का प्रमुख स्थान है। अच्छा, भेड़ का अन्य नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि परजीवियों का म्यूजियम किस पशु को कहा जाता है, तो आंसर है भेड़। परजीवियों का म्यूजियम यानी अजायब घर, अजायब घर की परजीवियों का अजायब घर म्यूजियम किस पशु को कहते हैं, तो भेड़ को कहते हैं। और भेड़ की किस नस्ल से, अच्छा भेड़ नहीं है बकरी। अंगोरा किसकी नस्ल है, तो बकरी की। और अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, तो खरगोश से। अंगोरा नस्ल की बकरी से मोहेयर यानी मुलायम बाल, मुलायम बाल प्राप्त होते हैं। और इसी बकरी को आपने कहा था भेड़ जैसी बकरी, अंगोरा को कहा जाता है भेड़ जैसी बकरी। फिर आगे बात करते हैं, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। अभी बात करें कि अंगोरा नस्ल तो किसकी है, तो नस्ल तो बकरी की है। और अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, तो अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। ऐसे ही बात करें पश्मीना, मैंने उस समय बताया था पश्मीना एक ऊन होती है जो कश्मीरी बकरियों से प्राप्त की जाती है। और उसके लिए जो नस्ल लेती वो थी चेंगू और चांगथान, चेंगू और चांगथान। पश्मीना ऊन कश्मीरी नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है, और किससे, तो चेंगू और चांगथान से। अगला क्वेश्चन है मिल्क लेट डाउन। लेट डाउन मतलब नीचे उतरना, मिल्क यानी दूध, दूध का नीचे उतारना या थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा होता है, दूध चढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। चढ़ाने वाले के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे होल्डिंग अप, होल्डिंग देखिए होल्डिंग अप, होल्डिंग अप। यहां है मिल्क लेट डाउन कि किस हार्मोन के द्वारा थनों से दूध उतरता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव अधिकतम 5 मिनट तक ही रहता है, अधिकतम 5 मिनट तक इसका प्रभाव रहता है। औसतन प्रभाव रहता है 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही पशु में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन लगाते ही पशुपालक दूध निकालने के लिए बैठ जाता है, मतलब इसका अधिकतम जो प्रभाव है वो 5 मिनट तक ही रहेगा, उसके बाद में ये निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसी में मैंने एक और जोड़ दिया होल्डिंग अप। थनों में दूध ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया तो कहलाती है होल्डिंग अप, और थनों से दूध उतरने की प्रक्रिया कहलाती है मिल्क लेट डाउन। और जो होल्डिंग अप होती है उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है, तो यहां लिख रहे हैं एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन के कारण थनों में दूध ऊपर चढ़ जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण थनों से दूध नीचे उतरता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। टीजर बुल, टीजर बुल नर बदियाकृत या बदियाकृत नर,
टीजर बुल बदियाकृत नर सांड मादा पशु में मध्यकाल का पता लगाने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि मादा पशुओं में मध्यकाल का पता लगाने के लिए किस पशु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना टीजर बुल का प्रयोग। टीजर बुल नसबंदी किया हुआ सांड होता है, नसबंदी किया हुआ, और एक होता है स्टीयर या बुलक, स्टीयर या बुलक, और यहाँ है टीजर बुल की नसबंदी किया हुआ, यानी शुक्र वाहिनियां जो होती है, शुक्र जो वाहिनियां होती है, उन शुक्र वाहिनियों को क्या कर दिया जाता है? निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, उसे कहेंगे टीजर बुल। टीजर बुल नसबंदी किया हुआ बदियाकृत नर सांड है जो मादा पशुओं में मध्यकाल का पता लगाने हेतु प्रयोग में या उपयोग में लिया जाता है। अगला एक डंप पेल नामक यंत्र है, इस प्रकार की आकृति का होता है डंप पेल, ऐसी आकृति वाला। ये अरे दूध निकालवा की बाल्टी या डेयरी में दूध दे बराबर वाली बाल्टी, केन, केन मान्यो बाल्टी। डंप पेल दूध निकालने हेतु उपयोग में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी होती है। डिंडोल बोल दो, बाल्टी बोल लो, ठीक है ना। डंप पेल दूध निकालने हेतु उपयोग में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी। अगला शब्द है ग्रूमिंग या खुरहरा करना। ग्रूमिंग या खुरहरा करना, पशु की त्वचा, पशु की त्वचा या बालों को ब्रश की सहायता से साफ करना है। पशु की त्वचा व बालों को ब्रश की सहायता से साफ करना क्या कहलाता है? तो ग्रूमिंग या खुरहरा करना कहलाता है। अगला है फल्सिंग अप या फल्सिंग। एक होता है फल्सिंग, एक होता है स्टीमिंग, यहीं लिख देते हैं स्टीमिंग अप। यदि भेड़ गर्भित है, यदि भेड़ गर्भित है और उसे अतिरिक्त राशन देंगे गर्भ की सुरक्षा के लिए, भेड़ के गर्भ की रक्षा के लिए उसे अतिरिक्त राशन दिया जाता है, उस अतिरिक्त राशन को कहा जाता है फल्सिंग। गर्भवती भेड़ को दिया जाने वाला अतिरिक्त राशन या राशन को हिंदी में कहते हैं आहार, देने की क्रिया को कहा जाता है फल्सिंग। और यदि मैं भैंस और गाय की बात करूं कि गर्भवती भैंस और जो गाय होती है, प्रेग्नेंट जो काऊ होती है, उस प्रेग्नेंट काऊ को एक्स्ट्रा जो राशन देते हैं गर्भ की रक्षा के लिए, उस अतिरिक्त राशन को कहा जाता है स्टीमिंग अप। और इस राशन की शुरुआत कब से होती है? तो 6वें माह से होती है। गर्भ के 6वें माह में अतिरिक्त राशन देना शुरू करते हैं, 1 किलो, फिर 1.5 किलो, फिर 2 किलो, और फिर 2.5 से 3 किलो। अगला सुनिए, डीवर्मिंग। डीवर्मिंग पशुओं के पेट से या आंत से कृमियों को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है डीवर्मिंग। पशुओं के पेट से या आंत से कृमियों को, कीड़ों को बाहर निकालना है, और उन कीड़ों को बाहर निकालने की क्रिया डीवर्मिंग ज्यादातर 2 में ही करेंगे, एक पशु और एक पक्षी। डीवर्मिंग मुर्गी में भी होती है और डीवर्मिंग भेड़ में भी होती है, और बाकी वैसे कीड़े मारने वाली दवाई सारे पशुओं को देते हैं, टेबलेट नहीं देते कीड़े मारने की। और 3 महीने से पहले, 3 महीने 4 महीने से कम आयु वाले पशु को देते भी नहीं है, उससे अधिक उम्र वाले पशु को देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि डीवर्मिंग, पहली डीवर्मिंग आप करो 4.5 माह पर, और दूसरी डीवर्मिंग करो 6 माह पर। अगला क्वेश्चन है कैपोनाइजेशन। बदियाकृत नर मुर्गा, जो मुर्गे में बदियाकरण की प्रक्रिया होती है, अंड ग्रंथियों को निकालने की प्रक्रिया होती है, अंड ग्रंथियों को निकालने की प्रक्रिया, उन्हें निष्क्रिय करना कहलाता है कैपोनाइजेशन। और इसके लिए एक हार्मोन प्रयोग में लेते हैं, डाई इथाइल स्टीरिल वेस्ट्रोल हार्मोन, नाम देखिए DESV, DESV, डाई इथाइल स्टीरिल वेस्ट्रोल हार्मोन। और इसका प्रयोग देखो करते कैसे हैं। इसका प्रयोग देखो, इस हार्मोन का प्रयोग नर जो मुर्गा होता है, उस नर मुर्गे की गर्दन पर, नर मुर्गे की गर्दन पर चीरा लगाते हैं, और चीरा लगाकर इस हार्मोन की टैबलेट्स को रख दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो नर मुर्गा होता है ना, उस नर मुर्गे में भी मादा पक्षी के गुण आना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया अपनाते क्यों है? तो ध्यान रखना, मुर्गों से अधिक मांस प्राप्त करने के लिए, मुर्गों से अधिक मांस प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है कैपोनाइजेशन की। अच्छा, आगे और की जो बदियाकृत नर मुर्गा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है?
तो केपन के नाम से जाना जाता है। अंडाशय अपनयन, अपनयन मतलब ओवेरी एब्लेशन। ओवेरी एब्लेशन क्या होता है? जो मादा पशु होते हैं उनमें अंड ग्रंथियों को निकालना कहलाता है अंडाशय अपनयन, अंडाशय अपनयन। अगला क्वेश्चन सुनिए, निष्कलिकाइन। निष्कलिकाइन या इंग्लिश में लिखोगे डी हॉर्निंग या डिसबडिंग। शब्द है डी हॉर्निंग या डिसबडिंग। अच्छा, नीचे डी हॉर्निंग भी दिया हुआ है, डी हॉर्निंग या डिसबडिंग। देखो, डी हॉर्निंग की जो क्रिया है वो है पशुओं में यह क्रिया किसी भी उम्र में, उम्र निश्चित नहीं है। देखो, डिसबडिंग की उम्र निश्चित है, वहां 7 से 15 दिन यानी 1 से 2 सप्ताह है। डी हॉर्निंग की कोई उम्र नहीं होती है और इसके लिए सर्वोत्तम जो विधि होती है वो कास्टिक छड़ होती है। और कास्टिक छड़ के लिए देखिए जो रसायनों का प्रयोग होता है वो एक तो KOH होता है सींग रोधन के लिए और एक होता है NaOH। वैसे सींग रोधन की कई विधियां होती हैं, जैसे यहाँ कास्टिक छड़ द्वारा हो गया, इसके अलावा रसायनों के द्वारा हो गया, और देखें तो एक होता है विद्युत डीहॉर्नर, विद्युत डीहॉर्नर, इस विद्युत डीहॉर्नर के द्वारा। और इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा रखना पड़ता है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 537.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर इस छड़ को गर्म किया जाता है और छड़ को गर्म करके जो नव अंकुरित सींग होते हैं ना उस कलिका पर रखकर दबा दिया जाता है। वैसे कष्टदायक विधि होती है, कष्टदायक विधि। और इसके साथ आज के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगली क्लास में फिर लेके आते हैं करीब वही 50 से 60 क्वेश्चन। धन्यवाद।